नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अस्थमा में क्या खाएं और क्या ना खाएं। उससे पहले मैं हमेशा आपको बीमारी के बारे में बताती हूं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में चल रही है बातें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नर्सिंग के गवर्नमेंट्स एग्जाम्स में भी आपको ये मदद करेंगे, जो एम्स का फॉर्म निकलता है उसमें आपको ये मदद करेंगे। साथ ही आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, पैरामेडिकल जब आप कोर्स करते हैं, उन सभी में ये जो टॉपिक है ये होती है और आपको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेना होता है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एएनएम और जीएनएम का फॉर्म निकला है एडमिशन का। इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। टेलीग्राम पर जाने के लिए सबसे पहला वाला जो कमेंट होता है उसमें होता है लिंक, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। चलिए, तो अस्थमा क्या होती है? अस्थमा मतलब हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे बस सांस फूलने लगता है, सांस नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे दम घुट गया हो, उसी को हम अस्थमा बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है अस्थमा में, हमारा जो सांस लेने वाला नली होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, तो ये लंबा सा इस तरह होता है, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे हमारा होता है फेफड़ा, और ये जो ट्रैकिया है इसके छोटी छोटी जो ब्रांचेज है, जो शाखाएं हैं, वो पूरे फेफड़े में फैली होती है। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स कभी खत्म ही नहीं होते हैं, पीएचडी तक वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक पूरा लंबा 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 हुआ जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, ट्रैकिया पूरे फेफड़े में एकदम से फैली हुई है। हम बोलते हैं ट्रैकियो ब्रैंकियल जो होता है उसमें सूजन हो जाती है। जब सूजन होता है यहाँ पर तो क्या होगा, जगह तो कम हो गया क्योंकि सूजन हो गया। इससे क्या होगा, जो भी हम सांस लेंगे वो सही से फेफड़े तक नहीं पहुँच पाएगी। इसको हम बोलते हैं अस्थमा। नॉर्मली इसी को हम अस्थमा बोलते हैं। जो आपके ट्रैकिया और ये जो आपका लंग्स है, इसमें जो भी शाखाएं होती है वो पहले क्या होती है, वो पहले ब्रोंकाई होती है, फिर ब्रोंकियोल सब और छोटी छोटी होती जाती है तब। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन हो जाना। तो यही होता है हमारा अस्थमा। अब अस्थमा को हम पैंटिंग भी बोलते हैं। पेंटिंग नहीं लिखना है यहाँ पे, पैंटिंग लिखना है, PANTING, पैंटिंग। पैंटिंग का मतलब क्या होता है, हांफना, दम घुटना और जल्दी जल्दी सांस लेना। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में, जिसके घर में बिल्ली होती है, जिसके घर में कुत्ता होता है या फिर कोई पक्षी होता है, उसको उसके फर से एलर्जी होती है। अगर बिल्ली आपके बिस्तर पर आ जाती है और आप उसी बिस्तर पे फिर सो जाते हैं, फिर आपको सर्दी, जुकाम, छींके, सांस लेने में दिक्कत होना, पूरा कफ जम जाता है, ऐसा जब हो जाता है इसका मतलब है कि आपको उस बिल्ली के फर से एलर्जी है। इसको हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। तो ये अस्थमा का पहला प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। इसके अलावा हम इसको एक्सट्रिंजिक अस्थमा भी बोलते हैं और IgE मेडिएटेड अस्थमा भी बोलते हैं। IgE का मतलब क्या है, बॉडी में कभी भी जब भी एलर्जी होगा तो बॉडी क्या करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसी में एक एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी हमारी रक्षा करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारे बॉडी में इस एंटीबॉडी का लेवल हाई होगा, इसका मतलब है बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ एलर्जी वाली चीज़ें बॉडी में आई है, तभी आपके बॉडी में ये चीज़ें बनी हुई है। तो जब भी आपको किसी के परफ्यूम से एलर्जी हो, एलर्जी का मतलब क्या होता है, परफ्यूम आपने सूंघा और आपको बहुत तेज गंध आया, उसके बाद लगता है दम घुट गया, तो उसी को हम बोलते हैं उससे एलर्जी है। फिर आपको छींकें आने लगती है, आपकी आंख से आंसू आते हैं, नाक से, समझ लीजिए, साथ में मुंह से कफ निकलते हैं, बलगम निकलती है, खांसी भी होने लगती है। तो इससे क्या हुआ, इससे उससे आपको एलर्जी है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, बिल्ली के फर से भी एलर्जी होती है, साथ ही धूल मिट्टी से भी एलर्जी होती है। बहुत सारे लोग बाहर जब जाते हैं उसके बाद बाहर से जब अंदर आते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम हो, दोनों केस में काफ़ी ज़्यादा नाक बहने लगेगा, अजीब टाइप का छींक आएगा, पूरा नाक लाल हो गया है, पूरा आँख लाल हो गया है, साथ ही उनको खांसी भी होने लगती है और थोड़े ही टाइम के बाद उनको फिर कफ बनने लगता है, बलगम बनने लगता है और आने लगता है आपके नाक से, आपके मुंह से बलगम बाहर। तो ये क्या हुआ, ये भी एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी होती है। पॉल्यूटेंट से मतलब कि जो पॉलन ग्रेन, जो फूल की पत्तियाँ होती है, फूल के अंदर होता है ना परागकण, जब हम किसी फूल को सूंघते हैं उसके बाद बहुत सारे लोगों में छींकें आने लगती है, तो
उससे भी उनको एलर्जी होती है। तो समझ गए आप, इसका मतलब है कि इन सभी चीज़ों से जब एलर्जी होती है तो फिर आपको एस्थमा की शिकायत होती है, और ऐसे वाले एस्थमा को हमने बोला एलर्जिक एस्थमा। लेकिन किसी किसी लोगों में एलर्जी नहीं होती है लेकिन तब भी एस्थमा होता है, और कभी कभार तो पता ही नहीं लगता है एलर्जी किस चीज़ से हुई है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा, अगर इस चीज़ से एलर्जी नहीं है इसका मतलब है कि ये नॉन एलर्जिक वाला एस्थमा है, जिसमें आपको एलर्जी होती नहीं है लेकिन आपको एस्थमा होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सूजन होने लगती है। अब यहाँ पर जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, वो होता है कि आपके जो नाक है ना, ये नाक, इसके अंदर क्या होता है, लाल लाल सा आपको दिखता है। जो आप देखते हैं ना आईना में, बहुत सारे लोग बाल काटते हैं इस तरह नाक उठा करके, जो पापा होते हैं वो बाल काटते हैं क्योंकि उनका नाक का बाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपको दिखता है लाल लाल। अब बहुत सारे लोग वैक्स भी कर लेते हैं नाक के अंदर के बाल का, लेकिन हमें वैक्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे डस्ट को अपने में फंसा लेता है और फिर जाकर के आपके बॉडी के अंदर फिर हवा जाती है, गंदगी नहीं जाती है नाक से। लेकिन वैक्स करने की वजह से डायरेक्ट गंदगी जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभार बिना वैक्स किए हुए भी इन्फेक्शन होता है। अगर आप ऐसे जगह पर काम करते हैं जहाँ पर मार्बल बन रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं। अंदर का जो लेयर है उसमें फिर सूजन होने लगता है धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं, धीरे धीरे करके। तो उस प्रकार के एस्थमा को हमने क्या बोला, नॉन एलर्जिक एस्थमा। नॉन एलर्जिक एस्थमा को हम एक्सट्रिंजिक एस्थमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंजिक। तो नाम याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रही हूँ एस्थमा, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। कोई भी स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप ये सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक तो एलर्जी हमने पढ़ी और एक नॉन एलर्जिक पढ़ी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, अब आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो पॉल्यूशन से भी मुझे छींक होती है, लेकिन कभी कभार जब घर में भी हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरे पास बिल्ली भी नहीं है, कोई पालतू कुत्ता भी नहीं है, उसका कोई फर भी नहीं आया है, कोई मैंने फूल भी नहीं सूंघा है, किसी की परफ्यूम भी मैंने नहीं सूंघी जो कि बहुत तेज़ हो, लेकिन तब भी, और मेरे यहाँ पे इन्फेक्शन भी नहीं है, मैंने वैक्स भी नहीं किया, तब भी मुझे एलर्जी हो जाती है, तब भी मेरे आँख से आंसू आते हैं, तब भी मेरे नाक से पानी गिरते हैं, तब भी मुझे कफ होने लगता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड एस्थमा। मतलब इसमें क्या हो गया कि आपको एलर्जी रहे या फिर ना रहे, दोनों कंडीशन में आपको एस्थमा हो जाएगा। अब जो एस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उसको लोग बोलते हैं कि व्यायाम कीजिए, लेकिन व्यायाम आपको हल्का फुल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपने देखा होगा एस्थमा के पेशेंट जो है वो हांफने लगते हैं। अब करना क्या है, आपको हल्का फुल्का व्यायाम करना है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो एस्थमा का पेशेंट होता है उसको सुबह में और उसको रात में, उसको दोनों टाइम में बहुत ज़्यादा कफ बनने लगता है और उसके नाक से सीटी जैसी आवाज़ आती है, अगर वो सो भी जाए तब भी। मतलब खुद तो सो रहे हैं लेकिन दूसरों को वो डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, उनके अंदर जो कफ बन रहा है उनकी गलती है। तो उस कंडीशन में आपको विजिंग साउंड, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजिंग साउंड सुनने में आपको मिलेगा। और कब मिलता है? सुबह में और रात में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। सुबह में और रात में ज़्यादा हमें लक्षण देखने को मिलते हैं एस्थमा वाले पेशेंट को। उनको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा उनको करना चाहिए। साथ ही हम ये देखते हैं कि अगर वो ज़्यादा तेज़ दौड़ ले या फिर ज़्यादा भारी जो सामान होता है अगर वो उठा लें तो उस कंडीशन में भी वो हांफने लगते हैं, उनको सांस नहीं आती है। जब भी सांस नहीं आती है तो हम बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम इस्तेमाल करेंगे मेडिकल टर्म डिस्पनिया। मतलब डिस्पनिया का केस हो गया, इसका मतलब है सांस नहीं आ रही हमारे पेशेंट को। जब सांस नहीं आती है तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। अब ये आपको किस में दिखना है? अब ये आपको देखना है मैनेजमेंट, हम इसको बोलते हैं, या फिर ट्रीटमेंट आप कह लीजिए। तो वो मैंने आपको बताया है हर लेक्चर में। जब भी कोई एस्थमा का पेशेंट है उसको सांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब भी वो हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो कॉमन सेंस लगाइए, उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा। और ऑक्सीजन कितना देना है? 1 से 2 लीटर पर मिनट आपको उनको ऑक्सीजन देना है। मतलब हल्का ऑक्सीजन, एकदम फुल हाई स्पीड पे नहीं देना है, हल्का हल्का देना है। और उनको क्या बोलना है? उनको जो कैलोरी वाली चीज़ें होती है वो थोड़ा बहुत खाएं, साथ में जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती है जिसमें उनको
आपको वो खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि जो वो प्रोटीन को खाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और यहाँ पर काम आता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोटीन देना है और जो पेशेंट होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके देना है और दिन में बहुत टाइम देना है। ऐसा भी नहीं है कि उनको एक बार में बोले लो खाओ, ऐसा नहीं करना है। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी होती है हॉस्पिटल में, तो ये ध्यान देना है। पहले हमने दिया ऑक्सीजन, फिर हमने दिया उसको खाना, जो कि थोड़े थोड़े टाइम पर खाना है। उसमें ज़्यादा हमें प्रोटीन रखनी है। साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें देना है पेशेंट को। अब जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है तो क्या हम उसको भरपेट खिला करके कर देंगे, एकदम सीना को दबा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट की करनी है। तो आपको समझ में आया कि हॉस्पिटल में क्या करना है। और एक टेस्ट भी होता है, स्किन टेस्ट किया जाता है ताकि हम एलर्जी को देख पाए। इसके अलावा कौन सा टेस्ट होता है? इसके अलावा होता है रेडियो एलर्जेंस टेस्ट होती है। उसमें भी हमें एलर्जी पेशेंट की देखनी होती है कि पेशेंट को किस किस चीज़ से एलर्जी है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको एलर्जी सेब से है, आपको अस्थमा है, आपको सेब खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है, तो क्या दूसरे को भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को केला से होता है, बहुत सारे लोगों को अंगूर से होता है, बहुत सारे लोगों को ठंडा पानी पीने से होता है। तो ठंडा पानी तो आपको नहीं पीना है अस्थमा में, लेकिन लोगों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे जैसे आप पेशेंट को देखेंगे तो आपके एक पेशेंट में कुछ और एलर्जी है और दूसरे पेशेंट में कुछ और, तो ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हमें करना है इलाज। तो हम क्या बोलेंगे कि आपको अस्थमा में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पेशेंट को अच्छे से बैठा करके एकदम उसके दिमाग में फिट करके घर भेजना है, ताकि वो ऐसी गलती जो है वो दोबारा ना करे। सबसे पहले उनको तो ये बोलना है कि आप जो, अगर आपको एलर्जी है पॉल्यूशन से, अगर आपको एलर्जी है धूल मिट्टी से, तो आप जब बाहर जाते हैं तो आप अपने नाक पे मास्क लगा लें या फिर कपड़े से उसको ढक ले। उनको ये बोलना है। अब पेशेंट क्या बोलेगा? पेशेंट बोलेगा कि मैं अगर ढक लूँगा तो मुझे सांस नहीं आएगी। तो उनको सिखाना है कि ऐसा भी नहीं ढकना है कि आपका पूरा मुंह बंद हो जाए, ऐसा नहीं ढकना है। आपको थोड़ा सा हल्का सा नाक के ऊपर कुछ रख लेना है, ताकि एलर्जी आपको वापस से दोबारा इतनी ज़्यादा गंभीर तो ना हो। साथ ही अगर उसको सेब से एलर्जी है, हम पेशेंट को सेब भी दे सकते हैं, अस्थमा में अनार भी दे सकते हैं। अब सेब, अनार, अंगूर और जो विटामिन सी होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमें पेशेंट को देना है। लेकिन साथ में हमें ये भी चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को सेब से एलर्जी होती है, बहुत सारे पेशेंट को अनार से एलर्जी होती है, बहुत सारे पेशेंट को अंगूर से हो जाती है और बहुत सारे पेशेंट को मूंगफली से हो जाती है। तो अस्थमा में मूंगफली हमें खाने नहीं देना है, लेकिन हमें उसको बोलना है कि आप सेब खाइए, आप अंगूर खाइए, आप सब कुछ खाइए, लेकिन अगर आपको एलर्जी होती है तो फिर आपको बंद कर देना है। साथ ही आपको हरी सब्जी खाना है। हरी सब्जी मैंने क्यों बोला? यहाँ पर है तो पेशेंट को अस्थमा, हरी सब्जी मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि जो हरी सब्जी होती है वो जो भी कफ बनता है उसके फेफड़ा में, उस कफ को फिर बनने नहीं देती है। तो हरी सब्जी इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो हरी सब्जी हमें पेशेंट को देनी है। शिमला मिर्च खा सकते हैं आप, नींबू खा सकते हैं, लेकिन अगर नींबू से एलर्जी तो फिर आपको नहीं खाना है। सेब खा सकते हैं। साथ ही आप खूब पानी पिए, ताकि आपका जो बॉडी है वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। क्या रहे? यहाँ पर एक शब्द उपयोग हुआ, हाइड्रेटेड, मतलब पानी की बॉडी में कमी ना हो। एक्सरसाइज करना है और जो भी फास्ट फूड है उसको नहीं खाना है। इसका मतलब है कि आप फल में सभी चीज़ें खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं आप। इसके अलावा आप बहुत सारी फल जो होते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन आपको अगर एलर्जी एक बार होती है तो दोबारा नहीं खाना है। ये चीज़ समझ गए? तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज तो करनी है लेकिन हल्का फुल्का करना है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को फिर मेंटेन करना है। जल्दी खाना खा लेना है, दोपहर में टाइम देख करके फिर से आपको खाना खाना है। और ऐसा नहीं कि भरपेट खाना है। ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना है तो नहीं पीना है। तो ये सब चीज़ों का जब आप ख्याल रखते हैं तो आपके बॉडी के अंदर दवाइयों के साथ साथ, अब दवाइयाँ क्या क्या दी जाती है अस्थमा में, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स।
अब यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ गया कि अगर आपको नॉन एलर्जिक एस्थमा है, मतलब एलर्जी की वजह से नहीं है, तो कभी कभी दवाइयों की वजह से भी आपको एलर्जी हो जाती है। जैसे कि एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करता है, अगर आपको हल्का फुल्का फीवर है, बॉडी में दर्द है, सर में दर्द है, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर या फिर आप खुद से भी एस्प्रिन आप लिख देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को एस्प्रिन से एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपको है तो फिर आपको ये दवाई का उपयोग नहीं करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साथ में म्यूकोलाइटिक्स भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। साथ में मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन भी आप चढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ आप हॉस्पिटल में करेंगे, लेकिन खुद से आप क्या करेंगे, खुद से आप सब चीज़ खाइए। बट अगर एलर्जी हो गई है, अगर आपको लगता है, मूंगफली से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एलर्जी नहीं है तो फिर आप खाइए, लेकिन है तो फिर नहीं खाइए। तो इस तरह आप अपने खान पान का ध्यान रख करके अपने एस्थमा पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।